आलोक ISKP के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग टॉपिक लेंगे वो है सिटीजनशिप। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने देखा कि मैंने पहले प्रेम्बल को बताया, फिर हमने बताया कि डिफिनीशन ऑफ स्टेट आर्टिकल नंबर 1 to 4 तक है। 4 में कुछ खास ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने उसे एक्सप्लेन नहीं किया। अब हम जो बात कर रहे हैं वो आर्टिकल नंबर 5 से करेंगे। और ये भी विशेष ध्यान रखिएगा कि जो मैं इसको बेस कर रहा हूँ वो बेयर एक्ट ओरिएंटेड बेस कर रहा हूँ, जिसमें पूरी मैच्योरिटी में डालूंगा। लेकिन मैं जो ओरिजिनल आपको संविधान पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ जिसमें ओरिजिनलिटी हो, जो संविधान जैसा ओरिजिनल लिखा गया है उसमें जितने ओरिजिनल अमेंडमेंट्स हुए हैं उसको लेकर के मैं आपको एक्सप्लेन करूं, जिससे कि संविधान में आपकी जो पहुंच है, जो पकड़ है, वो बहुत गहरी हो जाए। हाँ, अगर आपकी डिमांड आएगी कि आप B2 बसु बेस करिए या वो करिए तो अलग बात है। वैसे सारी किताबों का निचोड़ इसके एक्सप्लेनेशन में मैं स्वयं डाल देता हूँ। तो इसीलिए हम लोग आज बेरेक बेस पे हम लोग पर चर्चा कर रहे हैं। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बेरेक बेस पे मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसमें पूरी जो भी मैंने 25-30 किताबें पढ़ी हैं और जितना इतने सालों तक चिंतन किया है वो सारी चीज़ें भी आप तक हम उसमें बेरेक के माध्यम से एक्सप्लेन करने में वो सारी मैच्योरिटी आप तक हम पहुँचाएंगे। चलिए, अब देर न करते हुए हम एक इस पर चर्चा शुरू करते हैं। बात की जो संविधान में आर्टिकल नंबर 5 है, अनुच्छेद 5 है, आर्टिकल 5 वो क्या कहता है? आर्टिकल 5 कहता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। कहते जब संविधान प्रारंभ हो रहा था तब नागरिकता क्या थी? सिटीजनशिप उस समय क्या थी, ये देखना हमें बहुत जरूरी है। तो कहना आर्टिकल 5 क्या कहता है कि इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, और यानी भारत में जिसका निवास स्थान है, एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जिसका घर भारत में है, डोमिसाइल है, भारत में रहता है, उसके साथ में और यानी भारत में उस समय जब भारत का संविधान लागू हो रहा है तब वो भारत में रहता है, एक बात। उसके बाद 5A क्या कहता है? क्या कहता है 5A? आर्टिकल 5A कहता है हु वॉज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जिसका घर भी है और जो भारत में पैदा हुआ है। क्या है? Who was born in the territory of India, भारत के राज्य क्षेत्र में जो पैदा हुआ है, यानी वो भारत जो क्या कह रहे हैं, भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था। जो भारत का राज्य क्षेत्र है उसमें जो उसका अगर जन्म हुआ है तो वो भारत का नागरिक होगा। जो भारत के हिस्से में भारत आया है। नंबर 2, जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वॉज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दूसरा क्या है? जिसके माता या पिता में से कोई भारत में जन्मा हो। अगर कोई व्यक्ति भारत में नहीं जन्मा है, नहीं पैदा हुआ, विदेश में कहीं पैदा हुआ है, उस समय और भी कहीं हुआ है, लेकिन अगर उसके माता पिता इंडिया में हैं या कोई भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति के माता पिता, नहीं मेरे माता पिता अगर भारत के राज्य क्षेत्र में पैदा हुए हैं तो मैं स्वयं भारत का नागरिक हो जाऊं। यानी हमने जाना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 5A एंड B क्या कहता है? 5A कहता है जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, यानी मेरा जन्म भारत में हुआ हो या मेरे माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, आर्टिकल नंबर 5B। अब कहते हैं आर्टिकल नंबर 5C
क्या कहते हैं, जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा। क्या कह रहे हैं, ऐसे प्रारंभ से, यानी मान लीजिए कि हमने 1950 संविधान लगाया तो 1945 या उसके पहले, जो ऐसे प्रारंभ से ठीक समझे, कम से कम जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले जब संविधान लागू हो रहा था, ठीक है, कम से कम 5 वर्ष तक अगर भारत में के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी, परमानेंट निवासी नहीं है, कोई व्यक्ति पाकिस्तान वाले क्षेत्र से भारत में आ गया और वो दिल्ली में, कानपुर में, इलाहाबाद में कहीं भी 5 साल से रह रहा है, तो वह स्वयमेव, भले इस क्षेत्र में उसकी नागरिकता न रही हो, लेकिन अगर इस क्षेत्र में 5 साल से रह रहा है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। बच्चों, दोस्तों, क्या कह रहा है भारत का संविधान का अनुच्छेद 5 कि भारत के नागरिक 3 लोग नेचुरली होंगे। पहला वो जो भारत में पैदा हुए हैं, उस समय के भारत में, जो अनडिवाइडेड भारत नहीं, डिवाइडेड भारत, जो भारत के राज्य क्षेत्र की बाउंड्री बनी है, अगर वो वहाँ पैदा हुए हैं अपने आप नागरिक होंगे। अगर मान लीजिए वो वहाँ पैदा नहीं हुए हैं लेकिन उनके माता पिता वहाँ पैदा हुए हैं तो भी वो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। लेकिन तीसरी कंडीशन भी डाले आर्टिकल 5 में कि जो भारत आज भारत है, इस भारत से की बाहर टेरिटरी में कोई व्यक्ति पैदा हुआ, कहीं पर भी, पाकिस्तान में, नेपाल में या और भी कहीं, लेकिन वो 5 साल से, यानी पार्टीशन होने से कि 5 साल पहले से अगर भारत में रह रहा है, 47 से पहले से भारत में रहा है, 42 या उसके पहले से, तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। ये बात आर्टिकल नंबर 5 आपको एक्सप्लेन कर देती है। चलिए अब हम आते हैं आगे के अनुच्छेद में। अब जो अगली पर चर्चा आती है वो है अनुच्छेद 6, आर्टिकल 6। क्या कह रहा है आर्टिकल नंबर 6? कहता है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान से प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, rights of citizenship of certain persons who have migrated to India from Pakistan. लेकिन ये है कि और चीज़ें एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी आसानी रहती है, भले 1 मिनट उसमें लग जाता है। क्या कह रहे हैं? भारत के पाकिस्तान से प्रयोजन करने वाले या भारत प्रयोजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार, जो लोग वहाँ से हिंदू माइग्रेट होकर के आ रहे थे, उनको कैसे नागरिकता में शामिल किया जाए। एक प्रश्न ये था, नागरिकता इतना उलझा हुआ मुद्दा था भारत, क्योंकि स्वतंत्र ही नहीं हो रहा था, डिवाइड भी हो रहा था, रिपब्लिक भी नहीं बन रहा था, बट भी रहा था पॉलिटिकली, ज्योग्राफिकली, और बट ही नहीं रहा था। माइग्रेशन, दुनिया का सबसे बड़ा माइग्रेशन हुआ जब भारत और पाकिस्तान, ये तो मैं चलो 2 टुकड़े हो गए, कोई बात नहीं। दुनिया में एकमात्र ऐसा डिवीज़न है जहाँ इतनी बड़ी मात्रा में बटा, माइग्रेशन नहीं हुआ इस तरह से, देश बट गया ठीक है,
लेकिन क्योंकि ये देश धर्म के आधार पर बटा था, भारत पाकिस्तान, ज्योग्राफी के आधार पर नहीं कि भाई जैसे रूस के 15 डिवीजन हो गए, ऐसा नहीं था। जब भारत के 3 डिवीजन हुए तो लोग धर्म के आधार पर अलग हुए। तो हिंदू धर्म वाले लोग, ज़्यादातर लोग भारत आने के लिए कोशिश करें और इस्लाम धर्म वाले लोग पाकिस्तान गए। 90% मुसलमान भारत से पाकिस्तान चले गए और 90% हिंदू पाकिस्तान से भारत आ गया। तो ये बहुत जटिल बिंदु था, इसीलिए नागरिकता भी भारत के टॉपिक में बहुत जटिल हो जाती है। जो चीज़ जटिल है वो जटिल ही रहेगी, वो कैसे बदल सकती है कि जो जटिल ना रहे। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 के किसी बात के होते हुए, 5 में से ABC में कुछ भी है, कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, भारत के राज्य क्षेत्र को प्रवचन किया है, इस संविधान के प्रारंभ होने पर वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। क्या कह रहे हैं कि जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो 5 में, लेकिन उसको हम उस हिसाब से देखेंगे जो पाकिस्तान के अगर राज्य क्षेत्र में जन्मा है तो वो भी तो अनडिवाइडेड भारत का भारत था। दूसरा, जिसके माता पिता पाकिस्तान के क्षेत्र में पैदा हुए हो, या जो पाकिस्तान के एरिया में भी 5 साल से रह रहा हो, ये तीनों बातें अनुच्छेद 5 में है। अगर ये है, यानी या तो पाकिस्तान वाले भारत में कोई रह रहा था 5 साल से, यानी कोई से आया अफगानिस्तान से, चाइना से, 5 साल से पाकिस्तान में बांग्लादेश में रह रहा था, बांग्लादेश वाले पाकिस्तान में 5 साल से, या बांग्लादेश वाले पाकिस्तान में किसी का जन्म हुआ था, या बांग्लादेश वाले पाकिस्तान में किसी के माता पिता का जन्म हुआ था। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, यानी ABC 5 का ज्योग्राफिकली पाकिस्तान से इसका कोई लिंक है और वो माइग्रेट होकर के भारत आ रहे हैं, गौर से समझिएगा। अनडिवाइडेड भारत में आर्टिकल 5 लागू किया जा रहा है, अनडिवाइडेड के उस क्षेत्र में जहां पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। वहां कोई व्यक्ति जन्म लेता है, वहां उसके माता पिता में से कोई जन्म लेता है, या वो अफगानिस्तान से, सीरिया से, टर्की से आकर के भारत के उस हिस्से में रहता है जो वर्तमान में पश्चिमी पाकिस्तान था, या वर्मा से उस हिस्से में आकर रहता है जो वर्तमान में पूर्वी पाकिस्तान था। अगर यहाँ आके रहता है और फिर वहां से माइग्रेट होकर के जो अनडिवाइडेड भारत, वर्तमान का भारत है, पहले वो अफगानिस्तान से चला, पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान में आया, या पहले वो बर्मा से चला, कंबोडिया से चला, लाओस से चला और पूर्वी पाकिस्तान में आगे रह गया और भारत बट गया। उसके बाद अगर वो व्यक्ति पाकिस्तान से, उस पूर्वी पाकिस्तान से या पश्चिमी पाकिस्तान से वर्तमान भारत में आना चाहता है, तो आर्टिकल नंबर 6 में, आर्टिकल नंबर 6 में उसके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। शायद मेरी बात समझ में आ गई, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, फिर से सिंपल करते हैं। यानी कह रहे हैं आर्टिकल 5 जो अनडिवाइडेड भारत में लागू है, ठीक है, 3 कंडीशन, जो भारत में पैदा हुआ हो, जिसके माता पिता भारत में पैदा हुआ हो, वो, या जो भारत का वर्तमान भारत है उसमें अगर 5 साल से रह रहा है तो भारत का नागरिक होगा। आर्टिकल नंबर 6 में कहते हैं कि यही बात है, ये तीनों बातें 5ABC लागू होंगी, लेकिन ये पूर्वी पाकिस्तान या पश्चिमी पाकिस्तान में चीजें हो रही हैं तो, और वो व्यक्ति भारत आता है तो उसे नागरिक माना जाएगा, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। क्या कंडीशंस है उस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। क्या कह रहे हैं? भारत का नागरिक समझा जाएगा 6A यदि वह अथवा उसके माता पिता में से कोई, अथवा उसके पितामह या पितामही या मातामह या मातामही में से कोई मूल रूप से अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था। यानी 1935 का जो एक्ट आया था, ठीक है, ही और आइदर हिज पेरेंट्स और एनी or of his grandparents was born in India defined in the Government of India Act 1935। कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन वो पाकिस्तान को वो हिस्सा जो 1935 के अधिनियम में शामिल था, और उस 1935 के एक्ट में वो व्यक्ति नागरिक के रूप में है। यानी पहली शर्त कि वो अनडिवाइडेड भारत का व्यक्ति हो, दूसरी शर्त वो 1935 के एक्ट में उसका नाम एज ए सिटीजन शामिल हो, तो वह भारत का नागरिक हो सकता है। नंबर 2 6B क्या कह रहे हैं? इन द केस वेयर सच पर्सन हैज नो माइग्रेटेड बिफोर 19th day of July 1948, कह रहे जबकि वो व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 को से पहले इस प्रकार प्रवचन किया है, तब यदि वह अपने प्रवचन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर रह रहा है, कह रहे 19 जुलाई 1948 से के पहले से वो भारत आकर के माइग्रेट होकर के रहने लगा,
पाकिस्तान बटा और माइग्रेट होकर इंडिया आ गया। यही कहने का मतलब है ना कि 19 जुलाई 1948 के पहले से जो लोग भारत में रह रहे हैं और वो माइग्रेट होकर के पाकिस्तान से चल करके आए हैं, चाहे 15 अगस्त 1947 को आए हो, चाहे 19 जुलाई 1948 के दिन तक क्यों ना आए हो, इतने तारीख तक, या 14 अगस्त 1947 को 1940-45 तो कोई बात ही नहीं, लेकिन 15 अगस्त 1947 से 19 जुलाई 1948 के बीच में जो लोग माइग्रेट होकर के भारत आए हैं वो और भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली और आ गए हैं और रह रहे हैं। अगर वो आके रह गए हैं तो वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। नंबर 2 16B, जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात इस प्रकार प्रयोजन किया है, यानी 19 जुलाई 1948 एक तारीख है, इसको गौर से समझेंगे। 19 जुलाई, इसको गौर से समझेंगे तो आपको सब समझ में आने की कोशिश करेंगे। कंफ्यूजन शुरुआत में नहीं, कंफ्यूजन मिड में होता है कि 19 जुलाई 1948 AD, 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948। अब क्या रहे हैं, ये मान लीजिए 19 जुलाई 1948 की तारीख है, तो ये हो गया बिफोर, ऐसे कर दे, बिफोर 19 जुलाई 1948, और दूसरा है आफ्टर 19 जुलाई 1948 AD। ये दो चीजें हैं, बिफोर एंड आफ्टर। कह रहे हैं कि अगर 19 जुलाई उससे पहले बिफोर आ गए तो वह और सामान्य रूप से भारत में रह रहे हैं, तो क्या होगा, भारत के नागरिक होंगे। यानी 15 अगस्त के बाद आए और रह रहे भारत में तो उसमें भारत के नागरिक होंगे, कुछ नहीं सोचना। दूसरा, जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, पहला क्या है कि 1935 के अधिनियम में वो, उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी 1935 के अधिनियम में अनडिवाइडेड भारत के क्षेत्र से आए हैं और उनका नाम 1935 के एक्ट में है, भारत के नागरिक होंगे। लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जो 1935 के एक्ट में नहीं शामिल थे, लेकिन वो 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आकर के एज ए इंडियन वो रहने लगे थे, वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। अब बात आती है कि कुछ लोग 19 जुलाई 1948 के बाद आए, आफ्टर 19 जुलाई 1948, तो क्या हुआ, कह रहे हैं 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात इस प्रकार प्रावधान किया है, तब यदि वह नागरिकता प्राप्त के लिए भारत की डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति में उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले ही ऐसे अधिकारी को जिसे उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है, आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत का नाम रजिस्ट्रीकृत कर लिया है। यानी कह रहे 19 जुलाई 1948 है, उसके बाद अगर कोई भारत आया है तो वह जो डोमिनियन गवर्नमेंट है, या जैसे सिंपल भाषा में गवर्नमेंट कहेंगे, उस समय की जो सरकार है, सरकार के सामने अगर उसने आवेदन किया है, किसके लिए, नागरिकता के लिए, तो अगर उसने किसके सामने, सक्षम अधिकारी, जो भी अधिकारी है उसके सामने अगर आवेदन कर दिया है तो वह व्यक्ति भी भारत का नागरिक हो जाएगा। अभी हम वो नहीं बता रहे हैं कार्ड नागरिकता वो 5 प्रकार, हम सिर्फ बैरक में उस समय की पोजीशन बता रहे हैं जब नागरिकता मिलना शुरू हुई थी। जो नागरिकता के 4-5 प्रकार हैं वो अलग डिस्कस किए जाएंगे। अभी हम अनुच्छेद और बैरक के आधार पर आपको बता रहे हैं कि क्या चल रहा है। बैरक पे कमांड जिसने कर लिया वो मानते हैं, बैरक को अपनी भाषा में जो उसको एक्सप्लेन करने लगा वो माना जाता है कि हाँ उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में दम है। किताब को पढ़ के तो सभी पढ़ा देंगे, बैरक को पढ़ के उसको एक्सप्लेन करने में थोड़ी दिक्कत आती है। बहुत थोड़े लोग हैं जो बैरक को वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन कर पाते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है कि मेरा ये प्रयास आपको सफल रहेगा और आपको चीज़ें पसंद आएगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, कह रहे हैं कि आर्टिकल नंबर 6 में
इसमें मिला है आर्टिकल नंबर 6A 6B, एक बात रही जा रही थी वो बताए दे रहे हैं। ये जो 19 जुलाई 1948 के बाद वाला पहले वाला जो भी चीजें हैं, ये जो चीजें हैं कि बिफोर 19 जुलाई 1948 को नागरिकता मिले या आफ्टर जो उन्होंने एप्लीकेशन दिया उससे मिले, लेकिन उनको 6 महीने इसके पहले रहना चाहिए। यानी 19 जुलाई 1948 के पहले तो 6 महीने पहले उसे ना कम से कम भारत में रह रहा हो 6 महीने से। इसमें भी जो उसने अपील किया तो 6 महीना रुकने के बाद फिर मिलेगी। मान लो कोई 18 जुलाई 1948 को आया तो यहाँ आ तो गया, उसे प्रमाण देना पड़ेगा, लेकिन 6 महीने रुकना पड़ेगा, तब वो जो है नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है, कम से कम 6 महीना भारत में निवास कर चुका हो। उसके बाद वो तो आर्टिकल नंबर 5 और 6 उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 7, अनुच्छेद 17। आर्टिकल नंबर 7 आर्टिकल नंबर 7 क्या कहता है? पाकिस्तान को प्रवजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान को प्रवजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। आर्टिकल नंबर 7 कहता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान को प्रवजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 5 के और अनुच्छेद 6 आर्टिकल 5 और 6 के में किसी बात के होते हुए, 5 का कोई बात हो या 6 की कोई बात हो जो अभी हम बता के आए हैं, होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रवजन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। क्या कह रहे हैं कि ठीक है, आर्टिकल 5 क्या कहता है कि जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या जो ऐसे प्रारंभ के ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष से भारत में रह रहा था, वो भारत का मामूली तौर पर रहता निवासी माना जाएगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति इस अनुच्छेद 5 पूरा फॉलो करता है, लेकिन अगर वो 1 मार्च 1947 के बाद 1 मार्च, जबकि हम अगस्त में जो है आज़ाद हुए हैं, लेकिन 1 मार्च 1947 को जोड़ा गया कि 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र में, जबकि मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 7 हमने 5-6 महीने पहले का ले लिया कि 1 मार्च 1947 के बाद अगर वो माइग्रेट करके ऐसे क्षेत्र में चला गया है जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, अनडिवाइडेड भारत का वो हिस्सा जो आज पाकिस्तान के नाम से है, प्रवजन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाए। भारत का नागरिक अगर समझा जाना है तो उसको 1 मार्च 1947 के पहले भारत में होना चाहिए। अगर वो माइग्रेट करके, भले 15 अगस्त नहीं, 15 अगस्त के बाद क्या, तब तो ठीक है, आज़ादी के कुछ महीने पहले भी चला गया है, तो वो आर्टिकल 5 की सारी कंपल्सेशन जो उसके पास हैं, सारी योग्यता है कि भारत में पैदा हुआ, उसके माता पिता भी भारत में पैदा हुआ, 5 साल से यहाँ रह भी रहा है, और फिर भी वो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला जाता है, तो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। आर्टिकल नंबर 7 एक बात। अच्छा, परंतु इस अनुच्छेद की कोई ऐसी बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रवजन करने के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया है, या जो पुनर्वास के लिए स्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकार द्वारा उसके अधीन दी गई है। कह रहे हैं कि आर्टिकल नंबर जो 6 में कहा गया, 5-6 में जो चीज़ें दी गई वो तो मानी ही नहीं जाएंगी, लेकिन कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति गया और पाकिस्तान चला गया, लेकिन वहां से वो लौट भी आया, कब?
19 जुलाई 1948 या उसके बाद में भी 19 जुलाई 1948 के पहले लौट आया और 6 महीने से लगातार भारत में रह रहा है। यानी अगर आप देखो 1 मार्च 1947 को चला गया और पाकिस्तान चला गया और उसके बाद कुछ दिनों बाद वो लौट आया। लौटने के बाद उसके अगर 6 महीने पूरे हो गए हैं 19 जुलाई 1948 वाले, तो भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद वाले हिस्से से वो चला गया कि मान लीजिए 19 जुलाई 1948 के बाद चला गया और उसने किसी सक्षम अधिकारी के सामने एप्लीकेशन दिया है कि वो भारत का नागरिक होना चाहता है और अगर वो पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई है तो भी भारत का नागरिक हो जाएगा। फिर से सरल करके समझते हैं। आर्टिकल 7 क्या कहता है कि 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान जाता है तो भारत का नागरिक नहीं रहे। लेकिन आर्टिकल, भले उसको आर्टिकल 5 में कितने अधिकार मिले, आर्टिकल 6 वाले कितने भी अधिकार मिले हैं, 1 मार्च 1947 के बाद वो चला गया, वो भारत का नागरिक नहीं। लेकिन फिर कहा गया उनसे कि मान लो कोई लौट आया, चला तो गया गुस्से में, या उस समय उसे पता ही नहीं था कि पाकिस्तान बन गया, व्यापार के सिलसिले में चला गया और उसने वो नहीं आया, लौटा 19 जुलाई 1948 को नहीं लौटा या और बाद तक नहीं लौटा और वो भारत का नागरिक बनने के लिए लालायित है, तो क्या होगा? तो कह रहे हैं कि 1 मार्च 1947 के बाद जो भी भारत के बाहर चला गया, आर्टिकल नंबर 5 और 6 की जितनी योग्यताएं हैं वो है भी तो भी भारत का नागरिक नहीं होगा। लेकिन अगर वो लौट आया है 19 जुलाई 1948 के पहले और 6 महीने से रह रहा है तो अपने आप भारत का नागरिक हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया और 19 जुलाई 1948 की तारीख बीत गई और वो फिर उसने सोचा कि नहीं, हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे और वो सक्षम अधिकारी के सामने जाके अपनी नागरिकता की रिक्वेस्ट करता है और अगर वो कर चुका है तो भी वो भारत का पुनः नागरिक हो जाएगा। यानी जो लोग पाकिस्तान गए और वहां से लौटे उनके लिए भी नागरिकता की बात आर्टिकल नंबर 7 कहता है। यानी आर्टिकल नंबर 5 कहता क्या कि जो भारत के राज क्षेत्र में जन्मा है भारत का नागरिक होगा। नंबर 2, जिसके माता पिता में कोई भारत के राज क्षेत्र में जन्मे हैं वो भारत के नागरिक होंगे। नंबर 3, ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज क्षेत्र में मामूली तौर पर जो निवासी रहा है वो भी भारत की नागरिकता को एंजॉय करेगा। आर्टिकल नंबर 6 क्या कहते हैं? पाकिस्तान जाने वालों के बारे में है कि पाकिस्तान से भारत को जो आने वाले लोग, जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं उनके बारे में कहा गया है कि जो 1935 के अधिनियम में वो उनके माता पिता, दादी बाबा, नाना नानी में से कोई 1935 के अधिनियम में नागरिक है उन्हें नागरिक मान लिया जाएगा, या वो लोग जो 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आ जाते हैं और 6 महीने से रह रहे हैं वो भारत के नागरिक होंगे, या 19 जुलाई 1948 के बाद जो आते हैं और 6 महीने और वो भारत के लिए वो एक रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें नागरिकता लेनी है और वो भारत में उस समय 6 महीने से लगातार रह रहे हैं तो भी वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। अब बात आती है आर्टिकल 7 में, करें कि मान लीजिए आर्टिकल नंबर 5 और 6 के आधार पर बाद में आ गए पाकिस्तान से, लेकिन वो फिर लौट गए, या 1935 के अध्ययन से भारत के नागरिक हैं लेकिन 1 मार्च 1947 के बाद वो पाकिस्तान चले जाते हैं या 1 मार्च को चले जाते हैं, लेकिन उनको वहां जाके लगता है कि नहीं वहां गलती हो गई। एक भारत के कैबिनेट मिनिस्टर थे मंडल जी, उनका पूरा नाम मैं इससे मिस कर रहा हूँ, वो जय भीम के नारे पर पाकिस्तान गए कि दलितों का शोषण हिंदुओं के साथ ज़्यादा और मुसलमानों के साथ सुरक्षित है। लेकिन जब वो 2-4 महीने रहे 47 के बाद, वहाँ की जो पहली सरकार बनी उसमें मिनिस्टर बने, लेकिन जब वो लगा कि यहाँ तो नहीं, भारत में ज़्यादा सही था और दलित कोई हिंदू से अलग नहीं है तो वो सुरक्षित हैं, तो फिर लौट आए। तो ऐसे लोग हैं जो यहाँ भारत में थे, आर्टिकल नंबर 5 को पूरा कर रहे थे, या आर्टिकल नंबर 6 के अनुसार पाकिस्तान से भारत आ गए थे लेकिन फिर पाकिस्तान चले गए, फिर लगा कि नहीं वहाँ से यहाँ आ रहे हैं। तो जो लोग ऐसे पेंडुलम की तरह झूल रहे थे कि भारत में रहे कि पाकिस्तान में रहे, भारत में रहे कि पाकिस्तान में रहे, उनको लेकर के भी आर्टिकल नंबर 6 और 7 में कुछ नागरिकता के प्रावधान किए गए। शायद मेरी बात समझ में आ रही होगी। एक टीचर तो कोशिश करता है कि आपको सब चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से बताएं, बट ऑनलाइन में क्योंकि आप मेरे बिल्कुल सामने नहीं हैं तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट इसीलिए मैं उसे बार बार रिपीट करके बताने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे कि एक एक चीज़ क्लियर। 5, 6, 7 बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आर्टिकल्स हैं। 19 जुलाई 1948 के पहले क्या होगा, 19 जुलाई 1948 के बाद क्या होगा, फिर उसमें 6 महीने वाली बात क्या है, कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला जाता है तो क्या स्थिति है, इतनी सारी डेटे हैं। कोई कहता है 1935 के अधिनियम में कुछ चीज़ें हैं तो बड़ा कन्फ्यूजन है,
तो उम्मीद है कि आपको कंफ्यूजन दूर हुआ होगा, नहीं हुआ तो चलो एक बार फिर रिवीजन करते हैं। आर्टिकल नागरिकता को समझते हैं। आर्टिकल 5 क्या कहता है? कोई व्यक्ति जो भारत में भारत में जन्म लिया है वो भारत का नागरिक होगा। आर्टिकल नंबर 5 कह रहे कोई व्यक्ति जो भारत में उसके माता पिता जन्म लिए हैं अपने आप स्वयं भारत का नागरिक हो जाएगा। तीसरा, जो संविधान के लागू होने के ठीक पहले से कह रहे हैं जो ऐसे बंटवारे के ठीक पहले से 5 साल से पाकिस्तान भारत में रह रहे हैं वो भारत के नागरिक है। ये आर्टिकल नंबर 5 कहता है। आर्टिकल नंबर 6 कहता है कि जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेट होकर भारत आए उनकी 3 कंडीशन है। 6A क्या कहता है कि कोई व्यक्ति जो जिसके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी 1935 के अधिनियम के अनुसार भारत में जन्मा था, भले वो पाकिस्तान का हिस्सा था, 1935 के अधिनियम में था, अगर वो भले पाकिस्तान का हिस्सा था या बांग्लादेश का, वो व्यक्ति भी माइग्रेट होकर के अगर भारत आ जाता है, डिवाइडेड भारत आ जाता है, यानी अनडिवाइडेड भारत से अविभाज्य भारत से डिवाइडेड यानी विभाजित भारत की ओर आ जाता है और उसके नाना नानी, उसके दादा दादी, उसके माता पिता, कोई भी व्यक्ति 1935 के नियम से पाकिस्तान के या भारत के पूर्वी पाकिस्तान या पश्चिमी पाकिस्तान के नागरिक थे और माइग्रेट होकर भारत आ जाते हैं तो भारत के नागरिक कहलाए। एक कंडीशन। आर्टिकल नंबर 6 आर्टिकल नंबर 6 में का जो बी पार्ट है उसमें 2 कंडीशन है। 19 जुलाई 1948 के पहले जो भारत आ गया है और वो 6 महीने से रह रहा है तो नागरिक मान लिया जाएगा। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद आ रहा है तो उसे एक जो ड्यू प्रोसेस अगर उसने की है, जो सरकार ने एक अधिकारी नियुक्त किया था नागरिकता के लिए, वो उस ड्यू प्रोसेस में है तो और वो 6 महीने से रह रहा है तो भी भारत का नागरिक माना जाएगा। 19 जुलाई 1948 के पहले कोई एप्लीकेशन नहीं देना, आप रह रहे हैं 6 महीने से रह रहे हैं, प्रूफ दीजिए 6 महीने, 4 लोग गवाही करेंगे, आप हो जाएंगे। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद अगर पाकिस्तान से भारत आते हैं तो आपको नागरिकता की जो प्रक्रिया है ऑफिसर्स के द्वारा उसे भी पूरा करना पड़ेगा और फिर 6 महीने रुकने के बाद पूरा करना। 6 मंथ पहले रहिए, 19 जुलाई 1948 के बाद आए तो, और 19 जुलाई 1948 के पहले भी आए लेकिन 6 महीने जब तक पूरे नहीं हो जाएंगे तो 6 महीने की कैप कंडीशन है कि 6 महीने रहते हुए आपको करना है। 19 जुलाई 1948 के पहले अगर आप 6 महीने पहले या 18 जुलाई को भी आ गए तो आप 6 महीने रह लेंगे, आपकी नागरिकता हो जाएगी अपने आप, कोई प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद अगर आप आए हैं तो प्रक्रिया के तहत अगर आपने नागरिकता का एप्लीकेशन दिया है तो आप 6 महीने बाद नागरिक हो जाएंगे। बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा होगा बट अब इतना सिंपल मैंने कर दिया है, थोड़ा आप भी करिए तो चीज़ों को हम लोग मैनेज कर पाएंगे। खैर, अब क्या कह रहे हैं आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल नंबर 8 कहता है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। क्या कह रहे हैं? राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। यानी क्या कह रहे हैं? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव जो भारत के मूल पैदा हुए लेकिन भारत के बाहर रह रहे हैं उनकी नागरिकता के अधिकार क्या होंगे? कह रहे अनुच्छेद 5, फिर वही बात 5 के बाद होते हुए, यानी जो भारत में पैदा हो, जिसके माता पिता भारत में पैदा हो या पार्टीशन के पहले से 5 साल से भारत में रह रहे हो, ये 5 कहता है। कह रहे ये होते हुए भी कोई व्यक्ति या जिसके माता पिता में से अथवा दादा दादी में से, नाना नानी में से कोई व्यक्ति मूल रूप से भारत का शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित जन्मा था और जो इस प्रकार भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर पर निवास कर रहा था, भारत का नागरिक समझा जाए। मान लीजिए
अनुच्छेद 5 के अनुसार या 1935 के अधिनियम के अनुसार भारत का नागरिक है और वो मामूली तौर पर भारत के बाहर रहने लगा है, तो जब वो चाहेगा या वो व्यक्ति भारत का नागरिक अपने आप मान लिया जाएगा, जो 1935 के अधिनियम में शामिल है या अनुच्छेद 5 में जो 3 शर्तें शामिल हैं, उन शर्तों को पूरा करता हुआ अगर मामूली तौर पर टेम्परेरी इंडिया के बाहर रह रहा था तो स्वयं वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो जाएगा, जो एनआरआई, जिसे हम एनआरआई मॉडर्न रूप में कह सकते हैं। यदि वो नागरिकता प्राप्त के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा या सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार से रीति से अपने द्वारा उस देश में जहां वह निवास कर रहा है भारत के राजनयिक या कौंसिल प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक या कौंसिली प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया जाएगा। यानी कह रहे हैं कोई व्यक्ति मान लीजिए कि जो है टर्की में रह रहा था, तो वहाँ जो भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था में जो एम्बेसी थी, काउंसिल थी, वहाँ पर जा कर के संविधान बनने के पहले वो नागरिकता का आवेदन कर देता है या कह देता, तो अपने आप भारत का नागरिक हो जाएगा। अब क्या है कि अब कोई भी जाए, मान लो विदेश में है, आपको वहीं जाके नागरिकता का एप्लीकेशन देना होगा और सरकार तय करेगी। लेकिन उस समय क्या था कि अगर पार्टीशन के पहले या संविधान लागू होने के पहले आपने एप्लीकेशन मात्र दे दी है वहाँ काउंसिल्स में, इंडिया में आने की जरूरत नहीं है। इंडिया के बाहर जो इंडिया की एम्बेसी है काउंसिल से, यानी ब्रिटिश सत्ता की जो एम्बेसी है वो इंडिया की एम्बेसी हो गई, तो उस एम्बेसी में आपने अगर एप्लीकेशन दे दी है और आप अनुच्छेद 5 के अनुसार या 1935 के अधिनियम के अनुसार भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं अगर उस समय भारत के नागरिक आप हैं। यानी आर्टिकल नंबर 8 कहता है कि जो एनआरआईज हैं, जो विदेशों में भारतीय रह रहे हैं, जिनके माता पिता भारत में रहते हैं, जो खुद भारत में पैदा हुए हैं या जिनके माता पिता या वो खुद 5 साल से टेम्परेरी डिवीजन के पहले भारत में रह रहे हैं और किसी कारण से अमेरिका, सऊदी अरब, अमेरिका या ब्रिटेन या जर्मनी चले गए हैं, तो उनके लिए क्या होगा? उनके लिए यह है कि अनुच्छेद 5 को पूरा करते हैं या आर्टिकल 1935 के अधिनियम के अनुसार अगर भारत के नागरिक हैं तो वहां की काउंसिल्स को इन्फॉर्म कर देंगे, एप्लीकेशन देने मात्र से वो भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे। ये नंबर आर्टिकल कहता है, 8 नंबर आर्टिकल कह देता है। उम्मीद है आर्टिकल नंबर 8 आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 9। करें विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता न होना, नागरिक न होना। क्या करें? यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली तो अनुच्छेद 5 के आधार पर सिंगल नागरिकता भारत में 2 देशों की नागरिकता भी नहीं ले सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 9 में कह दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, आर्टिकल नंबर 5 पूरा करता है। क्या पूरा? कि भारत में जन्म लिया है लेकिन वो अमेरिका की नागरिकता के लिए एप्लीकेशन देता है, जैसे वो अमेरिका का नागरिक बनता है भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। ये व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 में कर दी गई है। 9 कहता है आपने भारत की नागरिकता छोड़े ना छोड़े, आपने किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता को ग्रहण किया, उसी दिन से आप भारत के नागरिक नहीं होंगे। आपको एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, अपने आप भारत के नागरिक नहीं हो। भारत की नागरिकता आपकी खत्म हो जाएगी जैसे ही आपने किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण की। ये आर्टिकल नंबर 9 आपको बता देता है। तो यानी हम देखें कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे राष्ट्र हैं, पाकिस्तान में कि आप 2 नागरिकता ले लेते हैं, जहां तक ले सकते हैं जहां तक मेरी जानकारी है। लेकिन भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, ना राज्यों की कोई नागरिकता है। हमने आपको पहले बताया था कि भारत एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा के लिए बांटा गया है। अमेरिका में कई राष्ट्रों ने मिलकर के एक राष्ट्र संघ बनाया, इसलिए वहां के राज्यों की सीमाएं बदल नहीं सकती क्योंकि पहले वो राष्ट्र थे। भारत में राष्ट्र ने राज्यों का निर्माण किया है। जब अंग्रेज थे पूरा राष्ट्र बना था, प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों का बंटवारा हुआ है, इसलिए राज्यों की नागरिकता की भी कोई व्यवस्था नहीं की। लेकिन एक कदम हम और आगे बढ़े, जब हमने अपना संविधान बनाया, हमने कहा कि जो व्यक्ति दुनिया में किसी भी देश की नागरिकता ले लेगा उसे हम भारत का नागरिक नहीं रहेंगे। जब उसने भारत के से संबंध खत्म कर लिए तो फिर पूरे ही संबंध खत्म हो जाए, ये बात का भी ख्याल रखा। इसलिए सिंगल सिटीजनशिप रखा हमने, एक ही नागरिक रहेगा। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो ना किसी भारत के अंदर किसी राज्य का नागरिक होगा, ना विश्व में किसी राष्ट्र का नागरिक होगा। दोनों बातें नहीं चलेंगी। तो हमने सिंगल सिटीजनशिप की बात करी है। आर्टिकल नंबर 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों में बने रहना।
कह रहे प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भाग का नागरिक है, 5, 6, 7, 8 जो भी चीजें हैं, 9 में तो नहीं, उसके आधार अगर भाग का नागरिक है यह समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाया जाए भारत का नागरिक बना रहेगा। अब संसद इसके अनुसार कोई भी विधि बनाए जिस आधार पर बनाए, लेकिन अगर वो 5, 6, 7, 8 के आधार पर नागरिक है तो नागरिक बना जरूर रहेगा। बाकी नियम कुछ भी बने, नियम तो बनाना पड़ेगा। इस तरह से उसका आर्टिकल नंबर 11 कहते हैं कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। फिर से पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं? पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। आर्टिकल नंबर 11 आर्टिकल नंबर 11 कह रहे हैं पार्लियामेंट टू रेगुलेट the right of citizenship, the right of citizenship by law। कह रहे हैं कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। कह रहे हैं इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्त के तथा नागरिकता के संबंध में अन्य किसी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। यानी कह रहे हैं कि जो चीजें ऊपर दी गई हैं ये तो ठीक है, लेकिन सरकार नागरिकता को लेकर के जो भी काम करना चाहे, जो भी नियम बनाना चाहे, सीए एनआरसी वाला जो मैटर चला था वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 11 में है। 11 कहता है कि जो भी कानून बनाए जाएंगे, नथिंग इन द foregoing provision of this part shall derogate from the power of parliament। कोई भी चीज संसद की इस शक्ति को कम नहीं करेगी टू मेक एनी प्रोविजन, कि कोई भी वो कानून बनाए विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार या नागरिकता खत्म करने का अधिकार ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 11 में दिया गया है। और ये काम कौन करेगा? सरकार, गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट का विशेष अधिकार है कि किस नागरिकता किसको एक्वायर कराने में मदद करे या टर्मिनेट कराने के लिए नियम बनाए। इसको लेकर के जो आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, 8 जो दिए गए हैं, जो 9 दिए गए हैं, वो इसमें अवरोध नहीं बनेंगे। ये बात यानी नागरिकता वर्तमान समय की सरकार, हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल नंबर 11 के माध्यम से तय कर दिया था कि फ्यूचर में सिटीजनशिप जैसा मैटर है वो जो है वो पार्लियामेंट के लिए पावर ऑफ पार्लियामेंट के अधीन रहेगा। सरकार से तो मैंने गवर्नमेंट गलत कह दिया था, वो क्या रहेगा? फ्रॉम द पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक एनी पार्लियामेंट टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप को प्राप्त कराना या सिटीजनशिप हटाना ये पार्लियामेंट का विशेषाधिकार होगा। उसमें पूर्व के जो अनुच्छेद हैं वह अवरोध के रूप में नहीं है। ये आपको आज मैंने एक लेक्चर जो नागरिकता के आधार पर आपको हमने दिया है, किसी ने तो नागरिकता 5 तरह से प्रदान किया थी, उसको लेकर के हम फिर बात करेंगे। आज की जो क्लास है वो 1950 में जब हमारा संविधान लागू किया गया था, तो जो उसमें आर्टिकल नंबर 5 to 11 दिए हुए हैं उनके आधार पर मैंने नागरिकता को बैरक के अनुसार आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है अपनी मैच्योरिटी के साथ में। उम्मीद है कि ये जो बैरक के माध्यम से जो संविधान के डीप गहन चिंतन में आप तक लेकर के आ रहा हूँ वो आपके नॉलेज को इन्हेंस करेगा, और न केवल ये आपकी नॉलेज को इन्हेंस करेगा, आप जो बेहतर कैरियर IAS, PCS, PCS, जुडिशरी, क्लैट किसी में भी बनाना चाहते हैं, ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में आपको लेकर के आ रहा हूँ ये आपको निश्चित 200% आपको लाभ प्रदान करेगी। बच्चों आज की क्लास यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार।